सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है मोल कंसेप्ट बेसिकली। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। हमारे साथ आप हेडिंग लगा सकते हैं भाई, मोल कंसेप्ट। एक्चुअली में इसी टॉपिक के बाद, इसी चैप्टर के बाद आप केमिस्ट्री में एंट्री करोगे, एंटर रहोगे, आपको इसके अंदर सिखाया जाएगा कि मोल क्या है, एटॉमिक मास क्या है, मोलर मास क्या होता है। ये सारी बातें हम करेंगे डिटेल के अंदर। तो चलिए मोल कंसेप्ट को बहुत ही बेसिक तरीके से और यूनिफाइड तरीके से स्टार्ट करते हैं भाई। इसके अंदर सबसे पहली हेडिंग जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो है एटॉमिक मास। एटम क्या होता है इतनी जानकारी आपको ऑलरेडी है भाई। एटॉमिक मास की बात करेंगे इस मोल कंसेप्ट के अंदर। सबसे पहले देखो, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, एटॉमिक मास यानी कि एक एटम का क्या है, ये मास है। तो इसके बारे में पहली लाइन लिखते हैं, मास ऑफ एन एटम। ये क्या है भाई? इट इज मास ऑफ एन एटम। एक एटम के मास को ही क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। हम जानते हैं एटम के अंदर क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं बेसिकली। इन तीनों पार्टिकल के मास को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? एक एटम का मास बन जाएगा। और उसी एटम के मास को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं बेसिकली। तो मैं आपके सामने लिखता हूं कि भाई एक मास ऑफ प्रोटॉन क्या कितना होता है, यानी कि एक प्रोटॉन का वेट या फिर मास कितना होता है, वो मैं आपके सामने लिखता हूं। ये होता है 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 किलोग्राम। माइनस का 27 किलोग्राम यानी कि बहुत ही छोटा वेट है भाई एक प्रोटॉन के अंदर। और एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है, m का मतलब मास है, n का मतलब न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा यानी कि 1.675 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है। इसको अगर ग्राम में बदल के लिखे तो ये बनेगा 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 24 ग्राम बन जाएगा। इसको भी अगर ग्राम में कन्वर्ट करें तो 1.675 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 24 ग्राम बन जाएगा। तो ये है मास ऑफ वन प्रोटॉन, ये है मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। यहां से आप अगर कंपेयर करो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, तो आपको पता चलेगा कि जो न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन की तुलना में थोड़ा सा भारी होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या आया है? 5 आया है। यानी कि मास ऑफ ए न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए प्रोटॉन। हम ये लाइन भी लिख सकते हैं। इतना स्टडी करने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि भाई न्यूट्रॉन के अंदर जो मास होता है वो प्रोटॉन की कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब मैं आपको समझाता हूं इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में। अगर मैं लिखूं एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो वो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31 किलोग्राम। अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करके लिखें तो ये बनेगा 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 28 ग्राम बनेगा। हम जानते हैं कि किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदलते हैं, बेसिकली 1000 से गुणा करके, है ना। तो इस वैल्यू को 1000 से गुणा किया तो 3 माइनस की पावर कम हो गई। इस वैल्यू को भी 1000 से गुणा किया तो 3 माइनस की पावर कम हो गई। तो कुछ इस प्रकार से हमने लिखा है इलेक्ट्रॉन का मास। आप देखोगे कि प्रोटॉन के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन का वेट है वो बहुत बहुत कम है, इसलिए लिखा जाता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी फ्यू एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन के मास से कंपेयर किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत बहुत कम होता है। इस बहुत कम मास को प्रोटॉन के मास में जोड़ने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता और नहीं जोड़ने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम निकाल क्या रहे हैं? हम निकाल रहे हैं एक एटम का मास, एक एटम के अंदर क्या क्या होता है उनका मास। तो एटम के अंदर क्या होता है भाई? एटॉमिक मास के लिए अगली लाइन लिख रहा हूं भाई मैं, एटॉमिक मास के लिए एरो लगा के, है ना। अगर मैं किसी भी एटम के मास ऑफ प्रोटॉन को जोड़ दूं मास ऑफ न्यूट्रॉन के साथ और उसके अंदर जोड़ दूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी, तो इन सब टोटल मास को ही क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं भाई। क्योंकि एटम के अंदर 3 ही तो फंडामेंटल पार्टिकल है,
तीनों का मास अगर जोड़ दिया तो एटम का मास बन चुका है। जैसे मैं आपको कहूं कि इस बोतल का मास कितना है, एक एग्जांपल लेते हैं हम। इस बोतल का मास अगर मैं आपसे पूछूं तो भाई इस पानी का जो मास है वही इस बोतल का मास होगा, क्योंकि बोतल में तो बहुत कम मास है ना, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मास है। जितना भी वेट मेरे हाथ में है अभी राइट हैंड में है वो किसका वेट है, इस बोतल का वेट है। अगर मैं इस बोतल का वेट कैलकुलेट कर लेता हूं तो इस बोतल का वेट मुझे नियरली मिल जाएगा। उसी प्रकार एक एटम का मास अगर निकालना है तो हमें उस एटम के अंदर उपस्थित सभी प्रोटॉन का मास, सभी न्यूट्रॉन का मास और सभी इलेक्ट्रॉन का मास जोड़ना होता है। सबका जो सम टोटल आता है उसी को क्या बोल देते हैं बच्चों, एटॉमिक मास बोल देते हैं। अब यहां पर एक बात नोट करने योग्य है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बहुत बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। उसको जोड़ने से और नहीं जोड़ने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। भाई जब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो हम क्यों जोड़ें, अगर फर्क पड़ता तभी जोड़ते, फर्क नहीं पड़ रहा है तो फालतू की कैलकुलेशन हम नहीं करते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, नेग्लिजिबल कर दिया जाता है, इसकी उपेक्षा कर देते हैं, इसकी गणना ही नहीं करते हैं। यानी कि अब आप बोल सकते हो एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन को जब जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है, एटॉमिक मास बन जाता है। अगर आपने 9th क्लास और 10th क्लास अच्छे से पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि न्यूट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर, इन दोनों का जो नंबर होता है किसी भी एटम में उसी को बोला जाता है मास नंबर। क्या बोला जाता है, मास नंबर। देखो इस नाम में ही आ रहा है मास, ऐसा नंबर जो मास को निर्धारित करता है, मास को डिटरमाइन करता है, उसी को क्या बोलते हैं, मास नंबर। ये दोनों का जो नंबर है वो तो मास नंबर है और इन दोनों का जो वो वेट है वो क्या है, एटॉमिक मास है। बेसिकली इन दोनों का जो मास है वो क्या है, एटॉमिक मास है, और इन दोनों का जो नंबर है वो क्या है, मास नंबर है। एटॉमिक मास और मास नंबर में डिफरेंस समझ में आया होगा। एक एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन और जितने भी न्यूट्रॉन है उन दोनों का जो नंबर है, टोटल नंबर, उसे तो बोलेंगे मास नंबर, और इन दोनों का जो टोटल मास है उसे क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास बोलेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम बात करते हैं कि भाई आप इसे कैलकुलेट कैसे करोगे, है ना। आपने ये तो देखा कि भाई ये है वो है, एक चीज और समझा देते हैं। अगर आपने यहाँ पे लिखा है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से, तो आप इलेक्ट्रॉन के मास को भी प्रोटॉन के मास से कंपेयर कर सकते हो। अगर मैं लिखूं मास ऑफ 1 प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास 1837 से गुणा करने पर प्रोटॉन के मास के बराबर बनता है। तो ये डाटा भी आप याद रखेंगे भाई, एक इलेक्ट्रॉन के मास को 1837 से गुणा करने पर एक प्रोटॉन का मास बनता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है 1837 गुना हल्का होता है एक प्रोटॉन से, ये बोला जा सकता है। इस 1837 को कई बार कैलकुलेशन में 1840 भी यूज ले लेते हैं, कई बार रफ आइडिया के लिए 2000 भी यूज में ले लेते हैं। तो डाटा आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली, जब क्वेश्चन करेंगे तो क्या यूज करना है वो और समझ में आ जाएगा। सो यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। उम्मीद करते हैं भैया आपने पॉज करके नोट कर लिया है। अब हम इसको इरेज करेंगे। देखो बेटा, हम समझ रहे हैं एटॉमिक मास के बारे में, एक बार फिर से देखते हैं थोड़ा। एटॉमिक मास, एक एटम का जो मास होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक मास बोलते हैं। अगर मैं फिर से आपके सामने कुछ लाइनें लिखूं तो इसको हमने लिखा था मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास है भैया। इसकी यूनिट की बात अभी तक हमने नहीं की है, अभी बात करेंगे इसकी यूनिट के भी बारे में। इसकी यूनिट को पहले निकालना सीखते हैं, किसी भी एटम का मास कैसे निकाला जाता है। अगर मैं आपके सामने लिखूं मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, क्या लिख रहा हूं मैं, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, तो देखना मैं कैसे निकालता हूं भाई इसका मास। ऑक्सीजन मुझे पता है, इसका जो
ऑक्सीजन का जो एटम होता है उसके अंदर 8 क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और 8 ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। यानी कि 8 प्रोटॉनों का वेट और 8 न्यूट्रॉनों का वेट अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम बन जाएगा। ये जो प्रोटॉन का वेट है, प्रोटॉन का जो वेट है उसे समझते हैं पहले। क्या ये वेट इतना ही रहेगा या ये बदल भी सकता है? एक प्रोटॉन का वेट और एक न्यूट्रॉन का वेट हमने देखा लगभग लगभग क्या है, सेम है। इस सेम वेट की वैल्यू कितनी है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। बेसिकली ये क्या है, एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन के मास है, इतना मास होता है। इस मास को नाम दिया जाता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। ए का मतलब एटॉमिक, एम का मतलब मास, यू का मतलब यूनिट। इस मास को ही क्या बोला जाता है, 1 AMU बोला जाता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो एक AMU क्या होता है, एक प्रोटॉन के वेट को ही आप क्या बोलते हो, एक AMU बोलते हो, 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलते हो। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट सेम होता है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 8 और 8 16 AMU वजन होता है एक ऑक्सीजन के एटम में। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटम है उसके अंदर 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का वेट बहुत कम है इसलिए हम जोड़ नहीं रहे हैं। 8 न्यूट्रॉन का वेट और 8 प्रोटॉन का वेट क्योंकि बराबर है तो 16 AMU इसको हमने लिख दिया है बेसिकली। अब हम बात करेंगे कुछ और एटम के बाद, एग्जांपल लेते हैं पहले। तो अगर मैं लिखूं आपके सामने मास ऑफ 1 कार्बन एटम, कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है, तो 6 और 6 कितना बन गया, 12 AMU एक एटम का वेट हो गया भाई कार्बन के एटम का। अगर मैं आपके सामने लिखूं मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, एक नाइट्रोजन के एटम का मास कितना है, तो नाइट्रोजन के अंदर 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन है, तो 14 AMU क्या हो चुका है, इसका मास हो चुका है। तो ये हमने एटम के मास लिखे हैं, इन्हीं का नाम क्या है भाई, एटॉमिक मास है। अगर एटॉमिक मास की यूनिट आप देखना चाहते हो तो आप देख लो, सभी एटम्स के मास किस में लिखे जा रहे हैं, AMU में लिखे जा रहे हैं। तो इसकी यूनिट क्या लिखोगे भाई आप, इसकी यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट। पूरा नाम भी आप लिख सकते हो भाई, यहाँ पे लिख रहे हैं आपके लिए एटॉमिक मास यूनिट, इसे शॉर्ट में बोला जाता है AMU। ये इसकी यूनिट होती है भाई, मेजर करने की यूनिट। अब आप कहोगे यार प्रोटॉन के वेट से डिफाइन करें AMU को या फिर कोई और भी तरीका है? जो स्टैंडर्ड तरीका है, यहाँ पे लिखते हैं स्टैंडर्ड तरीका लिखते हैं हम, डिफाइन करना है किसके, AMU को डिफाइन करने के लिए लिख रहे हैं बेसिकली। AMU क्या है अगर आप मुझसे पूछो तो मैं कुछ इस प्रकार से बताऊंगा आपको कि जो 1 AMU होता है वो इक्वल होता है 1/12 पोर्शन ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। यानी कि कार्बन 12 एटम का जो मास होता है उसका 12वां हिस्सा, उसका 12वां हिस्सा 1/12 टाइम्स मींस 12वां हिस्सा ही क्या होता है, एक AMU होता है। भाई कार्बन 12 एटम के अंदर 12 AMU मास होगा, 12 AMU 12 से 12 कट जाएगा, बचेगा क्या, AMU, इसीलिए यहाँ पे AMU आया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझा पाया हूं कि एक AMU क्या होता है, जो कार्बन 12 का एक एटम होता है उसका जितना भी मास है उसका 12वां हिस्सा क्या होता है, AMU के बराबर होता है। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है AMU की बेसिकली। तो हमें बार बार यहाँ पे ना लिखना पड़े इतना बड़ा नाम, इसलिए हमने इसका छोटा सा नाम रख लिया AMU। जो कार्बन 12 एटम का मास है उसके 12वें हिस्से को AMU बोला गया है, और उसी के रेफरेंस में सारे एटम्स के मास को क्या किया जा रहा है, डिफाइन किया जा रहा है, इसीलिए AMU क्या है, बेसिकली इसकी यूनिट है भाई। अब आप कहोगे इस AMU की वैल्यू कैसे निकाली, अगर स्टैंडर्ड तरीके से ऐसे डिफाइन किया है तो आपने इसकी वैल्यू कैसे निकाली? हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसका नाम था स्पेक्ट्रोमीटर। क्या था, स्पेक्ट्रोमीटर। ये रहा भाई स्पेक्ट्रोमीटर। इस स्पेक्ट्रोमीटर से हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। इस एटम का मास ही निकाल लिया भाई हमने इस स्पेक्ट्रोमीटर से। इस जब मास निकाला तो वो आया 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। कितना आया, -23 ग्राम। ये मास आया है किसका, कार्बन
12 एटम का। अगर इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करके एक एमयू की वैल्यू निकालें तो देखना कितनी आती है, 1 एमयू इक्वल टू 1/12 पोर्शन ऑफ ये वाली वैल्यू क्या है 1.99 इंटू 10⁻⁻³ का 23 ग्राम। अगर आप इसे सॉल्व करते हो पॉइंट हटाकर पॉजिटिव पावर के साथ तो आप देखते हो कि ये वैल्यू आती है 1.67 इंटू 10⁻⁻² का 24 ग्राम, है ना। ये वैल्यू किसके बराबर आई है, एक प्रोटॉन के वेट के बराबर आई है। एमयू को सबसे पहले तो स्टैंडर्ड तरीके से ऐसे निकाला गया था स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से इसका मास निकालकर, लेकिन जब बाद में देखा कि ये मास किसके बराबर है, एक प्रोटॉन के मास के बराबर है, तब ये भी कहा जाने लगा कि एक एमयू का जो मास होता है वो एक प्रोटॉन के मास के बराबर होता है बेसिकली। इसीलिए सभी एटम्स का मास आप आसानी से निकाल सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो। अगर अब आपके सामने लिखा जाए कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम आप कैसे लिखोगे, तो देखना कैसे लिखते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखूं आपके सामने मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, तो आप कैसे लिखोगे, आप कहोगे भाई ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, 8 ही क्या है न्यूट्रॉन है, तो हम लिखेंगे 16। एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन का वेट किसके इक्वल है, एक एमयू के इक्वल है, इसलिए इसके पीछे क्या लिख देंगे, एएमयू लिख देंगे। जो पहले आया था रिजल्ट वही अब आ रहा है स्टैंडर्ड तरीके को समझने के बाद भी। तो किसी भी एटम का जो मास होता है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, एटॉमिक मास बोलते हैं। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया है। किसी भी एटम का मास निकाल सकते हो अब आप, अगर आपको उस एटम के अंदर के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर पता है तो। किसी भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास आपको बता ही दिया है, सेम होता है और उसे एमयू के अंदर रखा जाता है। एटॉमिक मास की यूनिट भी आपको बता दी भाई, एटॉमिक मास यूनिट जिसे शॉर्ट में एमयू बोलते हैं। अब हम अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं जिसका नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास। बेसिकली एटॉमिक मास को समझने के बाद मैं आपको समझाऊंगा रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। अब देखो रिलेटिव एटॉमिक मास का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको शॉर्ट में राम बोलते हैं भाई, है ना। रिलेटिव एटॉमिक मास, राम को कैसे निकालोगे, किसी भी एटम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना। मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो एक एटम होता है उसका मास, उसे डिवाइड किया जाता है 1/12 पोर्शन ऑफ 1/12 पोर्शन ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम जो था ये भी निकाला था हमने इसका मास, और इसको जब 1/12 से गुणा किया था तो ये क्या बन गया था, 1 एमयू बन गया था। यानी कि ये जो मास आएगा वो किस में आएगा, एमयू में आएगा, ऊपर वाला मास, क्योंकि ये एटम का ही तो मास है। यानी कि मान लेते हैं ये कैसा आएगा, ये कोई भी वैल्यू के साथ आ सकता है, x एमयू आया है किसी एलिमेंट का मास, और नीचे वाले को जब आप वैल्यू में रखोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, एमयू के इक्वल आएगा। कोई भी एलिमेंट का अगर आप एक एटम का मास लिखते हो तो वो x एमयू की फॉर्म में आएगा, x की जगह 10, 20, 15, 16 कुछ भी हो सकता है। नीचे जब आप 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम लिखोगे तो उसी को तो एमयू बोलते हैं। अभी अभी हमने इस पूरी वैल्यू को ही क्या नाम दिया था, एक एमयू नाम दिया था, इसीलिए इस वैल्यू की जगह मैंने क्या लिखा है, एमयू लिखा है। यहां से सॉल्व करने से एमयू से एमयू कट जाएगा बेसिकली, और ये जो x आएगा इसी को क्या बोलेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास बोलेंगे, राम बोलेंगे। और यहां से आप देख सकते हो भाई दोनों यूनिट कैंसिल हो चुकी है, इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, एक यूनिट लेस क्वांटिटी है आपके सामने। क्या है ये, यूनिट लेस क्वांटिटी है। एटॉमिक मास की यूनिट बताई थी आपको, इसकी भी यूनिट आप देख सकते हो, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। अगर मैं एग्जांपल लिखूं आपके सामने इस रिलेटिव एटॉमिक मास का, तो मैं लिखता हूं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का राम कैसे निकालोगे भाई, सबसे पहले ऑक्सीजन के एक एटम का मास लिखोगे, कितना आता है, 16 एमयू आता है। नीचे क्या लिखोगे, ये वैल्यू, इसी वैल्यू को क्या बोलते हैं, एक एमयू बोलते हैं। तो जब सॉल्व करोगे तो एमयू से एमयू घर पे चला जाएगा, क्या बनेगा 16/1, जो क्या है एक्चुअली में 16 है। और इसे भी देख सकते हो, ये भी कैसा है भाई, यूनिट लेस है। रिलेटिव एटॉमिक मास या राम जो है वो हमेशा कैसा आएगा, यूनिट लेस ही आएगा। तो हमने दो क्वांटिटी समझ ली है बेसिकली, पहली तो समझी थी एटॉमिक मास, उसके बाद समझ लिया है रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, प्लीज नोट कर लें। उम्मीद करते हैं पॉज करके नोट कर लिया है भाई आपने।
अब मैं आपके सामने लिखता हूं भाई दोनों को एक साथ, फिर से थोड़ा सा रिवीजन की फॉर्म में। अगर मैं लिखूं आपके सामने एक ऑक्सीजन एटम, इस ऑक्सीजन के एटम के लिए अगर मैं लिखूं 16 AMU, तो ये क्या होगा भाई, ये इसका एटॉमिक मास होगा। क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। अगर इसके लिए मैं लिखूं 16, तो ये क्या होगा इसके लिए, ये इसके लिए राम होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास होगा बेसिकली। तो ये दोनों चीजें हमने समझ ली है। इसकी यूनिट भी है, इसकी यूनिट नहीं होती है भाई, है ना। अब मैं आपको समझाऊंगा मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तीसरा टर्म जो मैं आपको समझा रहा हूं वो मॉलिक्यूलर मास है बेसिकली। हेडिंग लगा सकते हैं हमारे साथ, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर, जैसा कि नाम से समझ में आया था हमें, एटॉमिक मास का मतलब है एटम का मास, रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब जब आप रिलेट करोगे उस मास के साथ, एमयू के साथ, तब उसे रिलेटिव एटॉमिक मास बोल दिया था। मॉलिक्यूलर मास का मतलब है एक मॉलिक्यूल का मास। डेफिनेशन आप लिख सकते हो, द सम टोटल मास ऑफ all the elements present in a molecule। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उन सब का जो टोटल मास होता है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने लिखता हूं एक एग्जाम्पल, क्या लिख रहा हूं, एग्जाम्पल। बेसिकली एग्जाम्पल लेते हैं हम आपके सामने CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। बेसिकली यहां पर एक एटम तो है कार्बन का और दो एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। कार्बन के एक एटम के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। यानी कि कार्बन का वेट कितना आएगा, 12 AMU आएगा, एटॉमिक मास यूनिट आएगा बेसिकली। ऑक्सीजन के एक एटम के अंदर 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है। ऑक्सीजन के एक एटम का वेट आता है 16 AMU, लेकिन यहां पर हमारे पास 2 एटम है ऑक्सीजन के, क्या इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा भाई। 12 AMU तो यहाँ पे कार्बन का वेट है और 16 को 2 से गुणा करना है, तो 16 16 32 AMU यहां से आ गए। जब इसे जोड़ेंगे तो कितने बनेगा भाई, 44 AMU, जो क्या है भाई इस CO2 का क्या है, एटॉमिक मास नहीं, मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि ये CO2 एटम तो है नहीं, ये तो मॉलिक्यूल है, तो इसके मास को ही क्या बोल दिया बच्चों, मॉलिक्यूलर मास हमने बोल दिया है। तो मॉलिक्यूलर मास आप देख सकते हो 44 AMU आ रहा है। इसकी यूनिट पे फोकस करना, एटॉमिक मास यूनिट अभी तक हम लिख रहे हैं, लेकिन ये तो मॉलिक्यूल है, ये एटम तो है नहीं, तो इस पे आप एटॉमिक मास यूनिट कैसे लगा रहे हो, ऐसा डाउट साइंटिस्टों के भी मन में आया। तो साइंटिस्टों ने इसका तोड़ भी निकाला भाई, कि इसको हम लिखेंगे 44 म्यू, क्या लिखेंगे 44 म्यू, और इस U का मतलब होगा यहाँ पे यूनिफाइड मास। क्या होगा, यूनिफाइड मास। और ये भी बात ध्यान में रखो, जितना AMU होता है, एक AMU की जो वैल्यू होती है वो 1 म्यू के बराबर होती है। इतना ध्यान में रखो, जब तक एटम का मास निकाल रहे हैं AMU बोलते हैं इस वैल्यू को, और जब मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हैं तो उसी को म्यू बोलने लग जाते हैं। और इन दोनों की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 किलोग्राम, या फिर 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 24 ग्राम। तो इन दोनों की वैल्यू सेम है और इन दोनों को अलग अलग जगह यूज करते हैं भाई। अगर एटम है तो AMU यूज करते हैं और मॉलिक्यूल है तो म्यू यूज करते हैं बेसिकली। तो उम्मीद करते हैं मॉलिक्यूलर मास इस एग्जांपल के साथ समझ में आया होगा। एक और थोड़ा लंबा एग्जांपल ले लेते हैं जिससे और चीजें क्लियर हो गई। मिटा दें इसको, बिल्कुल मिटा देते हैं। एग्जांपल लेने से पहले मैं आपको समझा देता हूं भाई, आपको पता भी होगा सभी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन नहीं होते भाई। जैसे कि हाइड्रोजन एटम के अंदर न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, एक ही प्रोटॉन होता है बेसिकली। तो हाइड्रोजन एटम का मास कितना आता है, 1 AMU ही आता है। अगर इतना पता है तो आप ये एग्जांपल कर सकते हैं भाई। हम निकाल रहे हैं यहाँ पे ग्लूकोज का, क्या निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 बेसिकली। यहाँ पे कार्बन के कितने एटम है, 6 एटम है, तो 6 से गुणा करेंगे किसको, कार्बन के एक एटम के मास को। क्योंकि एक एटम का जो मास है, अगर 6 एटम का मास निकालना है तो 6 से गुणा करो, 6 से गुणा करेंगे। कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है भाई, कार्बन के एक एटम में 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, यानी कि 6 और 6 12 AMU क्या हो गया, इसका वेट हो गया।
इसको जोड़ देंगे हाइड्रोजन के एटम के अंदर, हाइड्रोजन के एटम के वेट के अंदर, मास के अंदर 12 हाइड्रोजन के एटम है तो 12 से गुणा करेंगे। एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, 1 AMU होता है, क्योंकि इसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन यहाँ पे होता ही नहीं है। ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, 6 ऑक्सीजन के एटम है, इसलिए 6 से गुणा करेंगे। एक ऑक्सीजन एटम का वेट कितना होता है, 16 AMU होता है, तो कुछ ऐसे लिख देंगे भाई 16 AMU। इसको जब आप सोल्व करते हैं फर्दर तो 12 छकड़ी 72 होते हैं, तो 72 AMU आ रहा है यहां से, और ये 12 AMU आ रहा है यहां से, और यहां से कितना आ रहा है भाई, यहां से 96 AMU आ रहा है भाई। जब आप इसको जोड़ते हो, ऐड करते हो, तो ये बन गया 70 80 और ये दो मिल गए इसमें, तो ये बनता है 180 AMU। लेकिन यहाँ पे आप AMU ना लिखकर क्या लिखोगे, यू लिखोगे, क्योंकि ग्लूकोज कोई एटम नहीं है, ये मॉलिक्यूल है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास आया है 180 म्यू। अगर इसे पूरा लिखें तो 180 म्यू की वैल्यू क्या होती है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का मास, कुछ इतना किलोग्राम के अंदर। तो उम्मीद करते हैं भाई इस एग्जाम्पल के साथ चीजें और भी क्लियर हुई है आपके सामने। अब मैं कुछ एटम्स के और कुछ मॉलिक्यूल्स के एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास लिख रहा हूं आपके लिए, जिनको आप अच्छे से याद करेंगे भाई, क्योंकि आपको पता होगा कितना है तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और केमिस्ट्री में आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली 3 टॉपिक आपके साथ डिस्कस किए हैं। एक एग्जांपल के साथ तीनों को रिवाइज करा देता हूं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं H2O मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल के लिए अगर मैं लिखता हूं आपके सामने 18, क्या लिखता हूं 18, क्योंकि देखो ऑक्सीजन का 16 AMU मास है, हाइड्रोजन का 1 AMU होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 जोड़ेंगे 16 और 2 18 AMU बनेगा। अगर यहाँ पे मैं लिखूं 18 AMU, क्या लिखूं 18 AMU, तो ये क्या होगा, ये इसका मॉलिक्यूलर मास हो सकता है, लेकिन ये क्योंकि मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे AMU ना लिखकर 18 म्यू लिखते हैं। तो 18 म्यू क्या है, इसका मॉलिक्यूलर मास है बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे लिखूं केवल 18, तो ये केवल 18 क्या है, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है बेसिकली। तो बस इतना आपको समझ में आना चाहिए कि मॉलिक्यूल के लिए ये यूज करते हैं। तीसरा जो टर्म है वो एटॉमिक मास है बेसिकली, ये एटम नहीं है इसलिए एटॉमिक मास को मॉलिक्यूल में डिफाइन नहीं कर सकते। उसे भी रिवाइज करना हो तो ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लो, ऑक्सीजन के लिए अगर 16 लिखूं तो ये क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास है। अगर इसके लिए 16 AMU लिखूं तो ये क्या है, इसका एटॉमिक मास हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं भाई। एक तो ये रहा राम, दूसरा ये रहा एटॉमिक मास, तीसरा ये रहा मॉलिक्यूलर मास। तो इतना कवर करने के बाद मैं आपको कुछ एटम्स के क्या लिखवाऊंगा, मॉलिक्यूलर और एटॉमिक मास लिखवाऊंगा भाई। तो 20 तक एलिमेंट तो सबको याद ही है, उतनों के तो आपको याद करने ही है बेसिकली। और भी कुछ लिखेंगे जो आप याद कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं आपके सामने हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो 1 अगर मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब है 1 AMU होता है ना। अगर मैं लिखूं हीलियम का तो मैं केवल 4 लिखूंगा भाई, AMU पीछे लगाना है, अंडरस्टूड है। अगर मैं लिखूं लिथियम का तो लिथियम 3 नंबर पे आता है, इसका जो है वो 7 AMU वेट हो जाएगा। अगर मैं लिखूं बेरिलियम का तो इसका 9 हो जाएगा। अगर मैं लिखूं बोरोन का तो इसका 11 हो जाएगा। अगर मैं लिखूं कार्बन का तो 12 हो जाएगा। अगर मैं लिखूं नाइट्रोजन का तो 14 हो जाएगा। अगर मैं लिखूं ऑक्सीजन का तो 16 हो जाएगा। अगर मैं लिखूं फ्लोरीन का तो फ्लोरीन का 19 हो जाएगा बेसिकली। अगर मैं लिखूं नियन का तो नियन का 20 हो जाएगा बेसिकली। अगर मैं लिखूं आपके सामने सोडियम का तो सोडियम का 21 हो जाएगा बेसिकली। अगर मैं लिखूं मैग्नीशियम का तो मैग्नीशियम का 24 हो जाएगा। अगर मैं लिखूं एल्यूमिनियम का तो एल्यूमिनियम का 27 हो जाएगा बेसिकली, है ना। इसके बाद इंपोर्टेंट ही लिखते हैं वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं आपको फोस्फोरस का बता दूं तो फोस्फोरस का 31 होता है भाई। सल्फर का अगर बता दूं तो सल्फर का 32 होता है। क्लोरीन काफी इंपॉर्टेंट है भाई, इसका 35.5 आता है। ये सिखाऊंगा आगे पॉइंट्स में कैसे आया है, इसकी बात आगे करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास निकला है इसका क्लोरीन का 35.5 बेसिकली। अगर मैं आपको जिंक का बताऊं तो जिंक का 65 होता है भाई। अगर मैं आपको कॉपर का बताऊं तो कॉपर का 63.5 होता है भाई। अगर मैं आपको मैग्नीज का बताऊं तो मैग्नीज का 55 होता है भाई। अगर मैं आपको आयरन का बताऊं तो आयरन का 56 होता है। तो कुछ ऐसे याद रखेंगे भाई।
अगर मैं आपको सिल्वर का बताऊं तो सिल्वर का 108 होता है। अगर मैं आपको Hg का बताऊं मरकरी का, तो मरकरी का 200 होता है भाई। तो कुछ इस प्रकार से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप याद कर सकते हैं। अगर मैं आपको पोटेशियम और कैल्शियम नहीं लिखा शायद हमने 20 तक एलिमेंट में, यहाँ पे कुछ और लिख सकते हो। अगर मैं आपको पोटेशियम का बताऊं तो 39 होता है, कैल्शियम का बताऊं तो 40 होता है। ये आप याद कर सकते हैं भी, लिख सकते हैं। उसके अलावा आपको कोबाल्ट भी ध्यान में रखना है जिसका 59 होता है 59। उसके अलावा आप क्रोमियम भी ध्यान रख सकते हो जिसका 52 होता है भाई। उसके अलावा आपको ब्रोमीन का भी ध्यान में रखना चाहिए भाई, ब्रोमीन का 80 होता है, कई बार यूज होता है फॉर्मूले के अंदर। उसके अलावा आप पीबी का भी ध्यान रख सकते हो, पीबी का बराबर 200 होता है ना, 208 होना चाहिए था, हाँ पीबी का 208 ही होता है, सॉरी। तो पीबी का 208 लिखेंगे और एचजी का होता है 200। उसके अलावा आप आयोडीन का भी लिख सकते हो, आयोडीन का 127 होता है। ये सभी कुछ एलिमेंट्स के, कुछ एटम्स के क्या है, एटॉमिक मास है। इन एटॉमिक मास को आप याद रखेंगे जिससे कि जब ये एटम मॉलिक्यूल के अंदर होंगे तब आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर कोई फॉर्मूला लिखूं मैं आपके सामने, जैसे PbI2 का मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो आप कैसे निकालोगे? एक पीबी का मास कितना है, 208 mu, इसे जोड़ोगे 2 आयोडीन के मास में, यानी कि 2 × 127। जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 254। जब 254 में इसे जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 462। यानी कि PbI2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 462 म्यू होता है, 462 यूनिफाइड मास होता है। तो ये अगर याद होगा तभी आप ये निकाल पाओगे। और इसका यूज बहुत सारा यूज है केमिस्ट्री के अंदर। तो इतनों को आप अच्छे से लिखें और अच्छे से याद करें भाई इन्हें। कुछ होमवर्क भी आपको देता हूं जिसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे भाई हमें, है ना। ये नोट कर लिया है पॉज करके, उम्मीद करता हूं भाई। कुछ होमवर्क दे रहा हूं आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के, जिनको आप अच्छे से कैलकुलेट करेंगे और इस वीडियो के कमेंट में भी उसका आंसर आपको लिखना है भाई। तो मैं कुछ लिख देता हूं। क्वेश्चन है आपका HW कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले कैलकुलेट करना है आपको H2SO4 का। उसके बाद कैलकुलेट करना है आपको C6H12O6 का, जिसे ग्लूकोज भी बोलते हैं। उसके बाद कैलकुलेट करना है आपको सुक्रोज का। सुक्रोज का फॉर्मूला लिख देता हूं, C12H22 और O11, कुछ ऐसा होता है सुक्रोज। उसके अलावा आप कैल्शियम कार्बोनेट का भी, CaCO3 का भी कैलकुलेट करेंगे भाई। उसके बाद आप PbO का भी कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स आप ले सकते हो। उसके अलावा आप मैग्नीशियम क्लोराइड भी लेंगे भाई। छठा एग्जांपल ले रहा हूं, मैग्नीशियम क्लोराइड 0.6H2O। तो ये 6 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं जिनके मॉलिक्यूलर मास आपको निकालने हैं, अभी जैसा निकालना सिखाया है, और आंसर आपको कमेंट में करने हैं, अच्छे से नोटबुक में भी लिखने हैं। तो उम्मीद करता हूं भाई आज के लेक्चर में जो तीनों टॉपिक समझाए हैं, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, तीनों आपको अच्छे से समझ में आए हैं। यहां तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे उस लेक्चर में मोलर मास के बारे में, जो इस केमिस्ट्री की जान है बेसिकली। मोलर मास, मोल की बात करेंगे और मोलर मास की भी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चिल्ड्रेन।